गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का और आपके अपकमिंग एग्जाम टर्म 2 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम कभी रिएक्शंस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिएक्शंस, तो उसमें हम 3 मेजर एस्पेक्ट को ध्यान रखते हैं। जो नंबर 1 है, पहला फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की फीजिबिलिटी मतलब कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, है ना। और आपने क्लास 11 में पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें ये बताता है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो आपकी रिएक्शन फीजिबल है ना। डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए तो नहीं फीजिबल, और अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, इजंट इट। तो कितनी वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, वो हमें थर्मोडायनेमिक्स से कहीं ना कहीं पता लग जाता है। दूसरी बात जो हम जानना चाहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में, वो है एक्सटेंट टू विच इट विल हैपन, या ये कह लो वो किस हद तक वो रिएक्शन जाएगी, कहां तक, मतलब कितने परसेंट वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, है ना। तो आई कैन राइट लाइक दिस कि एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन विल हैपन, एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन विल, किस हद तक वो रिएक्शन होगी। ये हमें कैसे पता लगता है, जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, है ना। ये दोनों ही चैप्टर आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़े हैं। और जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमें किसी भी रिएक्शन के बारे में जानना होता है, वो है स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन हम करा रहे हैं उसमें समय कितना लगने वाला है, 5 मिनट, 10 मिनट, या 10 महीने, या 10 साल, ठीक है। तो कितना समय लगने वाला है वो हमें जानना होता है। तो वो हम पढ़ते हैं, मतलब वो हम पढ़ेंगे अपने अपकमिंग चैप्टर में, जो कि यूनिट 4 है हमारा, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में। अच्छा, नॉर्मली जब आप स्पीड की बात करते हो तो आप गाड़ियों की बात करते हो कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने मिनट में, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास दो चीजें, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है ना। रिएक्शन में क्या होगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा और धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है, कितना प्रोडक्ट बना, कितना समय लगा, वो एक स्पीड ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं हम उसे। या फिर कितनी तेजी से रिएक्टेंट खत्म हुआ, है ना, कितनी तेजी से रिएक्शन डिसअपियर हो गया, कितनी तेजी से जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है। तो कुछ इस तरह की हम यहां बातें करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में, यानी कि हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। सो चलो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो केमिकल काइनेटिक्स, इसमें हम लिखेंगे डेफिनेशंस की, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इट। हम लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी, या और यू कैन से विच डील्स विद द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन अकर्स, है ना। इसको लिख लेते हैं ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शंस के रेट से डील करती है। दूसरा, ये डील करता है मैकेनिज्म से भी, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत मैकेनिज्म इसमें पढ़ने वाले हैं, बीच बीच में हम लोग इसकी बातें करते रहेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की हम बात करते हैं। और जो सबसे तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कंसंट्रेशन है, ठीक है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा स्पीड हो सकती है, ठीक है। नॉट ऑलवेज ट्रू बट मोस्टली ऐसा ही होगा। टेम्परेचर है, प्रेशर की हम बात कर सकते हैं, कैटलिस्ट की हम बात कर सकते हैं, है ना। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल काइनेटिक्स में स्पीड को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉमा लगा के लिख सकते हो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कॉमा इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स such as concentration, temperature, pressure, catalyst on the rate of reaction. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है
वो कौन कौन से टॉपिक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइक ROR पढ़ने वाले हैं हम, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। इसमें हम एवरेज रेट भी पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे, फिर हम आगे रेट लॉ की भी बात कर सकते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है। जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो एक बहुत अच्छा इक्वेशन मिलता है, आर्नियस इक्वेशन, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, है ना। जैसे टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं हम इसमें, और कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं। कंसंट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसंट्रेशन के अंदर आएगा एक टर्म आएगा ऑर्डर, जिसपे से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आप करोगे, और बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ऑर्डर हम रिएक्शन से पढ़ने वाले हैं, उसमें 0 1 2 3 और nth ऑर्डर तक जाएगा। फिर हम इसमें रेट लॉ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी विल बी स्टडीइंग मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम बीच बीच में मैकेनिज्म की भी बात करते रहेंगे। तो फाइनली वी कैन राइट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये सारे की पॉइंट्स है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब समझ लो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक तो इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन, और आज की वीडियो में हम कहीं ना कहीं अपनी बातों को रेट ऑफ रिएक्शन तक कन्फाइन करेंगे। आज इसी को अच्छे से पक्का करना है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो अगली वीडियो में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों एक दो न्यूमेरिकल तो इससे पक्के पक्के आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, नीट दें, जेई दें, या आप अपना बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो दिस इज ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। और यहां पे आज जो हम बात करने वाले हैं वो एवरेज रेट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली लेट अस डिफाइन दिस, है ना। तो हम लिख सकते हैं इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज in concentration of a reactant, और मैं ये भी कहूंगा कि साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाएं, तो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। थोड़ी देर पहले भी हमने बात किया कि जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। रिएक्टेंट जैसे जैसे खत्म हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बन रहा है, कितना टाइम ले रहा है। दिस इज द मेन थीम ऑफ द चैप्टर, यही हम पढ़ने वाले हैं इसमें, है ना। तुम लिख सकते हैं इट मे बी डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के हिसाब से कैसे कैसे उसमें हो रहा है। इसे सपोज करिए हम लिखते हैं R gives P, है ना। एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? सिंपल, हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैंने R लिख दिया उसको, अपॉन डेल्टा टी, यानी टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, है ना, कितना टाइम चेंज हो। बेसिकली ऊपर भी चेंज ही है ना। कुछ पहले अमाउंट होगा रिएक्टेंट का, बाद में कुछ अमाउंट होगा, हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, अपॉन टाइम में भी ऐसे ही करेंगे, है ना। टाइम पे भी हम चेंज देखेंगे, कितना टाइम में चेंज आया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, या फिर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वजह आप रख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। वहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप जो रिएक्टेंट की बात करेंगे तो वहां पे डिक्रीज की बात करोगे, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट की बात करोगे तो वहां पे इंक्रीज की बात करनी पड़ेगी, है ना। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, टाइम टेकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अपना ROR इज इक्वल टू डेल्टा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, जब हम रिएक्टेंट का लिखेंगे तो हम साइन लगाएंगे माइनस का। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऐसा इसलिए किया जा रहा है बेटा, क्योंकि जो फाइनल वैल्यू आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट चूंकि कम हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू तो कम होगी बहुत, इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी, और जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, और रेट हमें चाहिए पॉजिटिव में, तो उस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए फिर से हम एक और माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी, यानी
कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, या फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। यहां पे हम आराम से पॉजिटिव रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि फाइनल वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी, जब ज्यादा है ज्यादा माइनस कम तो पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव को फिर पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो दिस इज इन दिस वे यू कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको वर्बली दिया हुआ, मतलब लाइक एबीसीडी के फॉर्म में दिया है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में कोई रिएक्शन दी हुई है, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो। अगर वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी, कंसंट्रेशन दे रखी, सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर्स, दैट्स इट। इसी तरह से क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिलने वाला है। अच्छा, क्वेश्चंस करने से पहले, इसमें और आगे जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे, कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख सकते हैं एक बार, लेट अस सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फिर इस पे फिर से एक बार बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक बार हम देख सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है। देखिए, नॉर्मली हम 3 तरह की रिएक्शन देखते हैं। नंबर 1, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट, ठीक है, जो तुरंत हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस, है ना। आपने कोई 2 रिएजेंट मिलाया और इससे पहले कि आप घड़ी देख पाते वो रिएक्शन हो गई, है ना। नॉर्मली जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, आयोनिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, ये दोनों आयन है, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और समझ लो माइक्रो सेकंड में ये रिएक्शन हो जाएगी AgCl, और आपको मिल जाएगा NaNO3, इसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा AgCl का, ठीक है। और I hope कि n number of example you can quote. Similarly, you can write BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus twice HCl. तो बहुत सारी रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन आप सभी को याद ही होगी, ठीक है, 9th-10th में खूब पढ़ा हुआ है, ठीक है। और चाहो तो लिख लो एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लिख लेते हैं जो हमेशा बच्चों को याद आता है, एसिड प्लस बेस HCl प्लस NaOH, ये तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, NaCl प्लस H2O, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये जो सारी रिएक्शंस होती हैं, दीज आर वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। अच्छा, अब ये जब चूंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, माइक्रो सेकंड में हो रही है, आप टाइम नहीं देख पा रहे, उससे पहले रिएक्शन हो जा रही है, तो क्या हमें इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की जरूरत है ना। तो आंसर आएगा नो, हमें ऐसी किसी भी रिएक्शन का रेट पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। सो हम सिंपली लिख सकते हैं, वी कैन गिव अ स्टेटमेंट की रेट ऑफ रिएक्शन for such type of reactions cannot be determined, ठीक है। आप घड़ी नहीं देख पाओगे, उससे पहले वो रिएक्शन हो जाएगी, तो फिर कैसे बताओगे भैया कितने मिनट में या कितने घंटे में हुई, ठीक है। दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरी टाइप की रिएक्शन है जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, जो कि बहुत स्लो है। आपने अक्सर टीवी में एक ऐड देखा होगा, हीरा है सदा के लिए, लेकिन आपको बता दूं कि हीरा भी एक दिन ग्रेफाइट बन जाएगा, नॉर्मल अपने कार्बन वाले फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा, कोयले जैसा, क्योंकि सभी को पता होता है कि कोयले से हीरा बनता है, तो वापस भी वहीं पे आएगा, लेकिन वो रिएक्शन हजारों सालों में होगी, तो कभी किसी को पता नहीं लगता है। इसे नॉर्मली ऐड चलता रहता है, हीरा है सदा के लिए, और लोग खरीदते रहते हैं, है ना। तो डायमंड से ग्रेफाइट, अब किसी को बोला जाए कि भाई ऐसा है, ये डायमंड ले लो और बैठ के देखो कितनी देर में ग्रेफाइट बन रहा है, तो क्या पॉसिबल है? सिंपल आंसर होगा नो। अब डायमंड तो छोड़ो, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर लेते हैं, जो कि हम अक्सर देखते हैं अपने घरों में भी, कई पुरानी जो अलमारियां हैं लोहे की, या कोई ऐसी चीज आयरन का जो कि ज्यादा पानी से एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, ज्यादा मॉइस्चर के संपर्क में, बहुत जल्दी से वहां उसमें हम रस्टिंग देखते हैं, ठीक है, जंग लगा देखते हैं। तो लेकिन अगर आपको एक आयरन की रॉड दे दी जाए, बोले कि भाई बैठ के देखो इसको और बताओ कितने घंटे और कितने मंथ में या कितने दिनों में इसमें रस्ट आया है, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, है ना, क्योंकि भाई कम से कम कुछ महीने तो ले ही लेगा। तो इस तरह की रिएक्शंस के लिए भी हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल, वी विल नॉट कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सच टाइप ऑफ वेरी स्लो रिएक्शंस। तो इन सबको हम छोड़ देते हैं। तो भाई फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं?
क्योंकि तीसरी टाइप ऑफ रिएक्शंस भी है हमारे पास, और उसका नाम क्या है? मॉडरेट रिएक्शन, है ना। मॉडरेट रिएक्शंस मतलब मॉडरेट का मतलब है भाई जिसका रेट जो है थोड़ा मॉडरेट है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक फाइनाइट टाइम्स में होगी, है ना, एक निश्चित समय में, कि भाई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगता है इसमें, या 20 मिनट लगता है ना। तो ऐसी रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम, जो कि एक निश्चित समय लेगा, है ना, हम लिख सकते हैं हैपन्स इन फाइनाइट टाइम, एक निश्चित समय में रिएक्शन होगी। अब इसमें जो नॉर्मली जो रिएक्शंस होती हैं वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं वो एक निश्चित समय लेती हैं, क्योंकि जैसे सपोज करो भाई एक कोई रिएक्शन है H2 प्लस O2 जिससे बन रहा हो कुछ करके H2O। तो यहां पर क्या है देखो, पहले क्या होगा, H बॉन्ड टूटेगा, O बॉन्ड को ब्रेक होना होगा यहाँ पे, फिर कुछ नई बॉन्डिंग बनेगा और वो H2O बनेगा, है ना। H2O तो सभी को पता है कैसे कैसे बनता है, इस तरह से कुछ, है ना। तो अब बना ही दिया तो देखो भाई यहाँ पे 2 लोन पेयर भी होगा, है ना। सो यहां पर क्या हो रहा है कि H बॉन्ड टूटेगा, O बॉन्ड टूटेगा और नए बॉन्ड बनेंगे। पुराने बॉन्ड टूटेगा तो उसमें कुछ समय लगेगा, और जो नए बॉन्ड बनेंगे उसमें भी कुछ समय लगेगा। तो जो नॉर्मली जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं उसमें एक फाइनाइट टाइम लगता है, और इसी तरीके की जो रिएक्शंस हैं उनके लिए ये चैप्टर हमारा बना हुआ है। तो जो सारी, जैसे हम और एग्जांपल लाइक यू कैन टेक, बहुत ही फेमस एग्जांपल है N2 + 3H2, है ना, क्या बनाता है, अमोनिया बना रहा है। तो ऑल दीज रिएक्शंस टेक्स फाइनाइट टाइम, एक निश्चित समय लेते हैं और बन जाते हैं, है ना। कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे उसमें कुछ समय लगेगा, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे उसमें कुछ समय लगेगा। तो जो हमारा चैप्टर है, आज का जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वो इसी तरीके की रिएक्शंस के बारे में है, और हमें यही पढ़ना है कि कितना समय किस रिएक्शन में लगता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ कम बैक टू द टॉपिक जो कि हमारा था रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम बात कर रहे थे एवरेज रेट, है ना। हम एवरेज रेट की बात यहां पे कर रहे हैं। तो सपोज करो आपके पास कोई रिएक्शंस है, कोई रिएक्शन है आपके पास, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, और लिख लेते हैं गिव्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। कोई ऐसी मान लो रिएक्शन है आपके पास, और इसका हमें एवरेज रेट निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूं। सिंपली हम लिखेंगे भैया रेट एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम टेकन। दूसरी बात, माइनस साइन तो लगाओगे, और ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना A, या जो भी होगा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये आप डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन A और विथ माइनस साइन। ये आपको करना है। ठीक है, तो जो भी कोफिशिएंट होगा, बेसिकली हमें पर मोल निकालना है, तो जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसी तरह से आपको लिखना है, इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले वाले रीजन के टर्म्स में निकाल सकते हैं, इक्वल टू -1/b चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम टेकन, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर सिंपल 1/c डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और इक्वल टू 1/d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन टाइम। तो इस तरह से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअली रिएक्टेंट्स वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज निकाल सकते हैं। सबकी वैल्यू सेम है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है, अगर ऐसा कर दिया फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो लेट अस टेक एग्जांपल, और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है H2 + I2 गिव्स ट्वाइस HI, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो अगर मुझे रेट निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल माइनस, अब यहाँ पे कोफिशिएंट तो 1 है, 1/1 लिख लो, या नहीं भी लिखो चलेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T विच विल बी इक्वल टू, ठीक है, -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा T। सिंपल है, कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े।
चले और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास है ट्वाइस N2O5 और हमारे पास है 4NO2 प्लस O2। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सिंपली माइनस, पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से उसको लिखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ा के आंसर देखना, ठीक है? तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4। यहां माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दिस। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है? और हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि ये बातें यहां पे क्लियर हो गई। अच्छा, दो टर्म और हमें पढ़ने हैं, मतलब एक तो हमने ROR तो हमने पढ़ लिया, लेकिन दो और इंपॉर्टेंट टर्म हमें पढ़ने जो एनसीईआरटी थोड़ा सा कम मिलता है बट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। एक तो हमें पढ़ना होता है ROD और एक हमें पढ़ना है ROA, ठीक है? तो ROD और ROA। तो ROD क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना? कि किस तरह से जो आपका रिएक्टेंट है वो खत्म हो रहा है और किस तरह से आपका प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। ये भी मैं जस्ट आपको आगे समझा देता हूं, ठीक है? एक और नया एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसमें ये चीज समझते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एग्जांपल है, लेट अस टेक 3A + B गिव्स 2C, रैंडम कोई भी इक्वेशन बना लिया ऐसे मन से, ठीक है? तो अगर मुझे इसका सिर्फ ROR लिखना हो, सिर्फ ROR लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा? -1/3, है ना? और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T, ऐसे लिख सकता हूं। और आई कैन राइट लाइक दिस इक्वल टू -1/1 change in concentration of B upon delta T, or I can write 1/2, है ना, change in concentration of C upon delta T। तो कुछ इस तरह से मैं इसका ROR लिख सकता हूं। अब बात आती है ROD और ROA की। अब सपोज करो मुझे A की ROD निकालना है। देखो मुझे क्या करना होगा, ROD ऑफ A इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। और देखो रेट है पॉजिटिव में चाहिए, तो माइनस और प्लस के चक्कर में ना पड़ो, इससे बढ़िया है आप मॉड लगा दो यहाँ पे, सिंपल, ठीक है? यानी देखो कंडीशन यहाँ पे बेसिकली हम फर्क क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड नहीं करेंगे, इतनी सी बात ध्यान रखना। अब देखो, अब इसमें क्या हम रिलेट कैसे कर सकते हैं पीछे से? भाई अगर मान लो किसी ने ये वाली रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रखा है, तो भैया अगर हम इसमें से ये 3 हटा दें ना, ये कोफिशिएंट हटा दें, तो ये वैल्यू मिल सकती है, इजंट इट? तो कहने का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू आई उसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ROR है तो ROD निकालने के लिए हम उसके कोफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? सिमिलरली हम निकाल सकते हैं ROA भी, है ना? हम ROA निकाल सकते हैं ऑफ, ROA किसका निकाल सकते हो? C का निकालोगे भाई ऑब्वियसली, पहले तो यही हो रहा है। कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा, ठीक है? इसका भी मॉड ले लो। तो यहां पे भी हम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड नहीं करेंगे, और अगर हमारे पास ROR पहले से है तो भाई सिंपल बस उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, एंड यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ अपीयरेंस, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसका रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट देख लेते हैं। हेडिंग यू कैन पुट अ हेडिंग यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी यूनिट लिख लेते हैं। चलो, तो देखो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम ऊपर की ओर क्या लिख रहे हैं? कंसंट्रेशन लिख रहे हैं कहीं ना कहीं, और नीचे हम लिख रहे हैं टाइम। भाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? मोलारिटी, मोल्स पर लीटर, और टाइम ले लो सेकंड, तो यूनिट क्या बन गई? मोल्स पर लीटर पर सेकंड, सिंपल। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और हो सकता है कि वहां पे जो हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया वो गैसेस के फॉर्म में, तो गैसेस में कैसे लेते हैं हम लोग? अगर हमारे पास गैसियस फॉर्म में हो, अगर गैसेस फॉर्म में होगा तो गैसेस में हम कैसे लेते हैं कंसंट्रेशन? हम लेते हैं ATM के रूप में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में लेते हैं, वो तो ATM में आ जाएगा, और टाइम हमारा सेकंड में हो गया, तो ये हो गया अपना ATM पर सेकंड। मतलब 90% केसेस में तो आपको ये ऊपर वाला केस देगा, है ना, लिक्विड वाला केसेस देगा, बट हो सकता है 10% उसको मन कर रहा हो तफरी लेने का स्टूडेंट से, हो सकता है गैसेस वाला फॉर्म दे दे, ठीक है? तो वहां पे ध्यान रखना है कि ATM पर सेकंड हो जाए, ठीक है? चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं।
इन्हीं सब के ऊपर। क्वेश्चन लिखो फटाफट। फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन R से P, ठीक है, आगे लिखे थे कंसंट्रेशन of a reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 मिनट। तो उसने कंसंट्रेशन दे दिया भाई, टाइम बता दिया, देखते पूछ क्या रहा है। मैं निकालना क्या, कैलकुलेट द एवरेज rate of reaction using units of time both in minute and second, both in minute and second, ऐसे लिख ले। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाओगे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला भी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हमारे पास ये जो रिएक्शन है वो क्या है, हमारे पास R से P है, तो हम लिख सकते हैं चे माइनस लगा दो वहां पे, तो कोएफिशिएंट 1 ही है वहां पे, सिंपल लगाओ माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन है क्या भाई, R2 माइनस R1 हो जाना चाहिए। तो पहले 0.303 था, बाद में 0.02 हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट जो है 0.2 माइनस 0.03 ऐसे लिखेंगे, अपॉन टाइम कितना लगा है, वो तो लगा है 25 मिनट। क्या आ जाएगा, अगर उसको सॉल्व करें यहीं पे, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा, माइनस का साइन भाई लगा के रखना है सब लोग, माइनस का 0.01 अपॉन 25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हटा दो यहाँ से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, हटाओ इसे, तो 0.01 हो गया अपॉन 25, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4, और यूनिट हम सबको पता है ये मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और ये तो हमने निकाल लिया सेकंड में। अब अगर सपोज करो हमें मिनट में निकालना हो, ठीक है, अगर हमें मिनट में निकालना हो तो जहां पर हमने 25 लगाया है ना, इसी 25 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो और आंसर कैलकुलेट कर लो, एंड राइट दैट आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये खुद से करो भाई, सारा तो मैं नहीं करके दूंगा। ठीक है, तो खुद से करो, यहाँ पे सिर्फ भाई सिंपल सी बात है, मिनट को सेकंड में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60, तो यहाँ 25 इंटू 60 कर दो। ठीक है, जो और यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो। ठीक है, अपना आंसर निकाल लो, बताओ कितना आएगा, तो आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं इसको। इन अ रिएक्शन टू ए टू प्रोडक्ट पी, ठीक है, लिखा हुआ है द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए decreases from 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, और समय लगा है इन 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट उन्होंने समय बता दिया। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, ये कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो देखो भाई इसमें जो रिएक्शन है 2A से P है, 2A से P, इसको यहाँ लिख लो। तो हम लिख सकते हैं भाई ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -12, है ना, तो सबको पता है क्यों लिख रहे हैं -12, डेल्टा A, चेंज इन कंसिडरेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी -12, और हमारे पास डेल्टा A है क्या, कहां से कहां बदल रहा है भाई,
बाद में 4 हो गया, पहले कितना था 5, तो हम लिख सकते हैं 0.4 माइनस 0.5, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करना है अपॉन 10। सॉल्व कर लीजिए बेटा, सिंपली आपको आंसर मिलेगा 0.005 मोल पर लीटर, और यहाँ पे टाइम किस में दिया हुआ है, ओके मिनट में दिया है और हमने मिनट से डिवाइड किया है, तो आप लिख लो यहाँ पे पर मिनट, ठीक है, ये यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो मोल पर लीटर पर मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन भी कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आइडली नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखिए डीकम्पोजिशन decomposition of N2O5 is expressed by the equation, ठीक है, क्या इक्वेशन है लिख देते हैं, N2O5 gives twice NO2 plus half O2, अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है ये तो। If during a certain time interval, the rate of decomposition of N2O5 लिखा हुआ है, rate of decomposition of N2O5 is 1.8 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ अपीयरेंस of NO2 and O2 during the same interval, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन उतार लीजिए क्योंकि अब हम पेज चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन N2O5, ठीक है, से बन रहा है हमारा ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2 if during a certain time interval the rate of decomposition of N2O5 is 1.8 into 10 to the power minus 3। तो बेसिकली ये क्या दे रहा है, ROR दे दिया उसने, जो ऊपर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, और उसके बारे में बता रहा है कि टाइम कितना लगा, तो यही उसका रेट हो गया 1.8 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर मिनट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ अपीयरेंस एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 और O2। बहुत सिंपल है, सिंपली मैंने पहले ही बताया था, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे ROR को तो रेट निकल जाएगा, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकल जाएगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को अगले पेज पे, लेट अस चेंज द पेज। तो देखो भाई हमारा जो इक्वेशन है वो है N2O5 से बन रहा है ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2, ठीक है। तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ाई करी है, तो हम लिख सकते हैं माइनस मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी, और इक्वल टू, अब देखो हाफ जो यहाँ पे हाफ O2 दिया हुआ है, तो अगर 1/1/2 करूंगा तो ये जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, तो ध्यान रखना ये 2 मैंने ऊपर क्यों लिखा हुआ है, तो 2 इंटू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो 2 इंटू हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई डेल्टा टी। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर जो हमें निकालना है बेसिकली, देखो ये तो हमारा है ROR है ना, हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालनी, सॉरी अपीयरेंस ऑफ NO2 और O2 की बात कर, ठीक है, तो अपीयरेंस ही निकालना है, तो डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, ठीक है, अगर हमें उसकी बात करनी हो, उसकी क्या बोलते हैं, हम निकाल रहे हैं NO2 का अपीयरेंस है ना, तो अपीयरेंस ऑफ NO2 हम इस तरह से लिख सकते हैं,
अगर हमें NO2 लिखना हो तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा ROA है NO2 का, क्योंकि देखो हमें सिर्फ कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये इक्वल टू किसके है, और ये देखो ये यहां पर भी है, और ये इक्वल किसके है, ये जो वैल्यू है वो इधर इसके इक्वेट हो सकती है आराम से, अगर ये 2 यहां चला जाए तो। और ये वाली जो वैल्यू हमें गिवन है, जो ROR है बेसिकली इट इज गिवन, तो ये जो वैल्यू है डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी, ये हमें गिवन है पहले से, वो है 2 सॉरी वो वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 1.8 इंटू 10⁻³ ये ROR दिया हुआ है, और ROR हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ और ये जो भी यूनिट है मोल पर लीटर, और यहाँ पे मिनट में दिया हुआ तो पर मिनट, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारा, ये हमारा निकल गया ROA ऑफ NO2। अगर मुझे ROA लिखना है किसका, O2 का, तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल्टा टी, ठीक है। इसको भी इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको जब इसको इक्वेट कैसे करोगे भाई, देखो ये इक्वेशन बनी थी इसकी, है ना, तो यहाँ पर जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, तो आगे जाएगा डिवाइड में, आगे डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा उसको, कर दो भाई सिंपली डिवाइड, 1/2 इंटू 1/8 इंटू 10⁻³ रेट से डिवाइड कर दिया हाफ, तो आपको आंसर आ जाएगा 0.9 इंटू 10⁻³ आगे यूनिट लिख दो, मोल पर लीटर पर मिनट। सो गाइस दिस इज इनफ फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि हमने एवरेज की बात करी। द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट, और उसके आगे के जो टॉपिक लाइक फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और आगे की हम बात करें रेट लॉ वगैरह की बात करेंगे। होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई डिफिकल्टी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी अगर लगी हो, यू कैन राइट योर कमेंट इन द बॉक्स, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई विल पक्का एड्रेस दैट पॉइंट आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।